गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम लेंगे महादजी सिंधिया। पहले हम ले रहे हैं जीवन परिचय। आंग्ल मराठा संबंधों में महादजी सिंधिया की बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा पानीपत के तीसरे युद्ध में परास्त मराठों को शक्तिशाली बनाने में भी उनका महान योगदान रहा। उनका जन्म 1733 में हुआ था। वे राणोजी पटेल के पुत्र थे और इनकी माता एक राजपूत महिला थी। राणोजी पटेल कोई कुलीन घराने के मराठे नहीं थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने मराठों में अपना सम्मानीय स्थान बना लिया था। महादजी ने अपना जीवन प्रारंभ से ही एक उच्च सैनिक के रूप में आरंभ किया था और राजस्थान के नरेशों के गृह कलेशों में उन्होंने एक मध्यस्थ के रूप में कई उपलब्धियां प्राप्त की थीं। पानीपत के तीसरे युद्ध में उन्होंने भाग लिया था, परंतु आहत हो जाने पर वे किसी भांति शत्रु की निगाह से बच निकले। वे अपने प्राण बचाने में तो सफल हो गए, परंतु अपनी एक टांग को आहत होने से नहीं बचा सके। युद्ध से बच निकलने वालों में उनके महान परिवार में वे एकमात्र व्यक्ति थे। युद्ध से लौटकर उन्होंने अपनी जागीर संभाल ली और पेशवा माधव राव ने उनके महत्व को समझते हुए उनको ग्वालियर का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। ग्वालियर को उन्होंने ही 1750 में विजित किया था। अब लेंगे हम महादजी की सैनिक उपलब्धियां। तो उसमें ले रहे हैं पहले राजस्थान। सैनिक उपलब्धियां उनकी राजस्थान में अधिक रहीं। यहाँ के नरेशों से उन्होंने 10 लाख रुपया चौथ का वसूल किया। पानीपत के युद्ध में भरतपुर नरेश सूरजमल ने मराठों की सहायता नहीं की थी। इस कारण जाट और मराठों के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई थी। जाटों के विरुद्ध कार्यवाही करने में उन्हें मुगल सम्राट शाह आलम का संकेत मिला था और राजस्थान में वार्षिक कर भी उन्होंने मुगल सम्राट के वकील ए मुतलक के रूप में ही वसूल किया था। इस पर वसूली के संदर्भ में ही उनका जयपुर नरेश प्रताप सिंह से भी संघर्ष हुआ और कई स्थलों पर उनको राजपूत सैनिकों से मुकाबला करना पड़ा। सिंधिया स्वयं ने पाश्चात्य ढंग पर एक विशाल सेना गठित कर ली थी। 28 जुलाई 1787 को लालसोट के समीप तुंगा में भी उनको प्रताप सिंह से मुकाबला करना पड़ा था। तुंगा का युद्ध सिंधिया के सैनिक जीवन में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध ने सिंधिया को पानीपत के विनाश का स्मरण करा दिया। तुंगा में परास्त होकर सिंधिया को डीग जाकर भरतपुर नरेश के यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। 1790 में सिंधिया पुनः राजस्थान में आया और पाटन के स्थान पर 20 जून 1790 को उसने जयपुर व जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त किया। प्रताप सिंह ने धन देकर सिंधिया को विदा किया और उससे मित्रता कर ली, जो 1800 ईस्वी तक बनी रही। जोधपुर नरेश भीम सिंह भी सिंधिया के प्रकोप से नहीं बच सका। 10 सितंबर 1790 को वह मेड़ता के समीप उससे परास्त हो गया। परास्त जोधपुर नरेश ने महादजी को 60 लाख रुपया तथा सांभर और अजमेर के परगने दिए। राजस्थान के मेवाड़, मारवाड़, कोटा, भरतपुर और जयपुर नरेशों को रौंदता हुआ वह 1792 में पूना पहुंच गया। अब दूसरा है उनका महादजी सिंधिया तथा रुहेलखंड। रुहेलखंड के नवाब नजीबुद्दौला ने पानीपत के युद्ध में अफगानों का साथ दिया। भारत के साथ इस विश्वासघात के पुरस्कार स्वरूप ही अब्दाली उसे रुहेलखंड का प्रदेश दे गया था तथा मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय का प्रधान सलाहकार नियुक्त कर दिया था। अतः महादजी ने रुहेलखंड पर भी आक्रमण किया। 1772 में रुहेलखंड को उन्होंने लूटा और जावेद खां की बीवी को बंदी बना लिया। 1.5 लाख रुपया लेकर उन्होंने उसे मुक्त किया। नेक्स्ट है उनका महादजी सिंधिया और मुगल सम्राट। 1761 से पूर्व दिल्ली पर मराठों का पूर्ण अधिकार था, परंतु पानीपत के युद्ध में परास्त हो जाने पर मुगल सम्राट उनके प्रभाव से मुक्त हो गया था। 1765 की इलाहाबाद की संधि से मुगल सम्राट शाह आलम अंग्रेज़ों के संरक्षण में चला गया था, परंतु उत्तर में राजपूत व जाट नरेशों को परास्त कर सिंधिया ने 1771 में शाह आलम को दिल्ली अपनी सुरक्षा में आने को राजी कर लिया। इलाहाबाद की संधि के उपरांत मुगल सम्राट शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में चला गया था, परंतु अंग्रेज़ अपने वादे के अनुसार उसे पैसा नहीं दे रहे थे। अतः उनसे तंग आकर सम्राट ने मराठों की शरण में आने की इच्छा व्यक्त की। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर मराठों का पुनः प्रभाव स्थापित करने का यह अच्छा अवसर समझा। जनवरी 1772 में सिंधिया ने शाह आलम का विधिवत दिल्ली में राज्याभिषेक करवाया और उसे मराठा संरक्षण का आश्वासन दिया।
1 दिसंबर 1784 को मुगल सम्राट ने दरबार किया और सिंधिया को अपना नायब मुनीब नियुक्त किया और इसके अलावा उसे अपना सेना अध्यक्ष भी नियुक्त किया और इसी मास की 3 तारीख को सम्राट ने सिंधिया को वकील मुतलक नियुक्त किया। इससे जब पेशवा नाराज़ हुआ तो सिंधिया ने वकील मुतलक का पद तो पेशवा को दे दिया और स्वयं सम्राट का नायब मुनीब बना रहा। इन पदों के प्राप्त हो जाने पर सिंधिया के हाथों में मुगल प्रशासन की सारी बागडोर आ गई। इस प्रकार 1761 में मराठा जो उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व खो बैठे थे, उसे खोए प्रभाव को महादजी सिंधिया ने पुनः उत्तर में स्थापित कर दिया। शाह आलम पूर्णतः सिंधिया के प्रभाव में आ गया था। वह उससे संतुष्ट भी था, इसीलिए 1784 में उसे सम्राट ने अपना वकील मुतलक नियुक्त किया था। नेक्स्ट है सिंधिया तथा अंग्रेज़। प्रथम मराठा युद्ध के दौरान जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता से 2 सेना रवाना कर दी थी तो पोफम की सेना का मुकाबला सिंधिया ने ही किया था और वह ग्वालियर और सीपरी पर अंग्रेज़ों से परास्त हो गया था, परंतु सालबाई की संधि भी उसने ही कराई थी। इस संधि से उसका मराठों व अंग्रेज़ों दोनों में ही प्रभाव बढ़ा था। इस संधि के संदर्भ में विश्वेश्वर प्रसाद लिखते हैं कि इस संधि ने आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करा दिया और महादजी सिंधिया को ही अंग्रेज़ व मराठों के मध्य बातचीत का माध्यम बना दिया। भड़ौच उसको इस संधि के परिणाम स्वरूप ही मिला था, परंतु सिंधिया की इस प्रतिष्ठा ने उसे उत्तर की राजनीति से विलग कर दिया। नेक्स्ट है सिंधिया व होलकर। 1792 में सिंधिया का होलकर से युद्ध छिड़ गया। इन दोनों परिवारों में वैमनस्य तो जयपुर व बूंदी के उत्तराधिकार के प्रश्न पर ही आरंभ हो गया था। इस वैमनस्य को बाद में नाना फडणवीस ने और भड़काया। इसी कारण 20 सितंबर 1792 को खरबेरी के समीप उन दोनों शक्तियों के मध्य युद्ध हुआ। सिंधिया युद्ध में विजय अवश्य रहा, परंतु उसकी शक्ति जीर्ण हो गई। फरवरी 1794 में वह ज्वर के कारण इस संसार से विदा हो गया। मूल्यांकन। अपने जीवन के इस दीर्घ काल में सिंधिया ने अशक्त मराठा जाति में नवजीवन का संचार किया था, इसीलिए ग्रांट डफ ने उसे उच्च कोटि का विजेता बताया है। अपनी विजयों के माध्यम से उन्होंने उत्तरी भारत में मराठों के लुप्त गौरव को पुनः स्थापित किया था। राजपूत व जाट जो पानीपत के युद्ध के उपरांत शक्ति में आ गए थे, उनका सिंधिया ने मान मर्दन किया। शाह आलम को मराठा संरक्षण में लाकर उसने दिल्ली की राजनीति पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। रुहेलखंड पर आक्रमण करके उसने विश्वासघाती नजीबुद्दौला के वंशजों को अच्छा सबक सिखाया था। अपनी इन उपलब्धियों के कारण 18वीं सदी के अंतिम दशक में सिंधिया बहुत महत्वाकांक्षी हो गया था। सिंधिया एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ अनुभवी सेना नायक भी था। अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर आ पहुंचा कि सेना को सुदृढ़ बनाने के लिए उसका पश्चिमीकरण करना आवश्यक है और उसने अपनी सेना को पाश्चात्य ढंग से दीक्षित करना आरंभ किया। सेना को पाश्चात्य तरीकों से संगठित करने के कारण ही वे इतने उपलब्धियां प्राप्त कर सके। निस्संदेह महादजी सिंधिया अति महत्वाकांक्षी मराठा सरदार थे और अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से ही उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थी। कई लड़ाइयों में वे परास्त भी हुए, परंतु परास्त होने पर निराश कभी नहीं हुए। वे एक आशावादी सेना नायक थे। यद्यपि वे क्रूर नहीं थे, पर अपराधी को कठोर दंड देने से भी वे नहीं हिचकते थे। प्रतिशोध की भावना उनमें सदा उग्र रहती थी। स्पष्ट है कि वे आदर्शवादी नहीं थे। आदतें उनकी सरल अवश्य थीं, पर वे व्यावहारिक नहीं थीं। व्यवहार में वे उद्दंड हो जाते थे। क्रोध आने पर वे संयम खो देते थे। अंग्रेज़ों की शक्ति का उन्होंने सही अंदाज लगाया था। सालबाई की संधि के उपरांत वे अंग्रेज़ों का समर्थक बन गए, फिर भी उन्होंने मराठों का हित कभी नहीं विचारा। यदि नाना फडणवीस से उनके मतभेद नहीं होते तो उत्तरी भारत में वे इससे भी अधिक सैनिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते थे। पानीपत के आघात और अंग्रेज़ों से प्रथम युद्ध में पराजय मिलने के उपरांत उत्तरी भारत में लुप्त मराठा प्रभुत्व को पुनः स्थापित करने वाले महादजी सिंधिया ही थे।